बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका हाफिज़ वसी टीवी चैनल। आज का प्रोग्राम जो है वो मूंजी के बारे में है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मूंजी की काश्त का शोर है और ये वक्त है कि तमाम किसान किसी न किसी तरीके से जो इसकी काश्त करने वाले हैं वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब कुछ प्रॉब्लम इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि लेबर जो है वो महंगी हो गई है, डीजल को आग लगी हुई है, बिजली के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फर्टिलाइज़र जो है कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया। ये तमाम प्रॉब्लम किसान फेस कर रहा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे हुक्मरानों की, चाहे वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। उनकी तरजीहात में ये है कि एक ग्रुप ये कह रहा है कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा करना है और दूसरा ये कह रहा है कि हमारी लाश पे से गुजर कर ही कब्जा होगा। इस वक्त सिंध के अंदर अगर आप देखें, ये जनूबी पंजाब से लेकर हैदराबाद और ठट्टा तक पानी की किल्लत है और ये तमाम एरिया 3 फसलों के लिए बहुत मशहूर है। एक फसल कपास है, एक फसल मूंजी है और एक फसल शुगर केन है। शुगर केन, कपास और मूंजी, ये तीनों फसलें जो हैं ये किसी न किसी अंदाज के अंदर जो गर्मी है, हीट वेव है, पानी की नायाबी है, उसकी वजह से मुतासिर हो रही हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ मूंजी के बारे में। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल एरिया हमारा कल्टिवेटेड एरिया है उसका 10.9% वो हमारी राइस उसके ऊपर लगती है और इसके अंदर कोई तकरीबन 6 मिलियन टन इसकी पैदावार है जो राइस मिलों से निकलता है। उसमें से 2 मिलियन टन जो है वो हम खुद उसकी घर के अंदर हम पाकिस्तान में खपत है और 4 मिलियन टन ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए ये बेहतरीन ज़रिया है ज़र मुबादला को कमाने का। अब इसकी फसल के लगाने का वक्त है और पानी की इंतहा की कमी है और मैं ये चाहता था कि हम ये देखें कि गवर्नमेंट की तरजीहात में ये शामिल हो कि पानी को कंजर्व कैसे करना है और पानी जो है वो किसानों को ज़रूरत के मुताबिक किस तरह अवेलेबल करना है। ये गवर्नमेंट का काम है और ये उनकी तरजीह में शामिल होना चाहिए। लेकिन फार्मर लेवल पर एक किसान अपने तौर पर किस तरह पानी की बचत कर सकता है, बेहतरीन पैदावार ले सकता है, उसके लिए हमने जहमत दी है आज जनाब आरिफ रफीक फरिश्ता साहब को, जो मुख्तलिफ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने साहिवाल आरिफ वाला के फार्म पर ये इस किस्म के तजर्बात करते रहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी अच्छी रिसर्च हो रही हो ये वहाँ से हासिल करें और उसको तजर्बे के तौर पर अपने फार्म पर इस्तेमाल करें और फिर उसके नतीजे से आपको अपने भाइयों को आगाह करें। तो मैं वेलकम करता हूँ आरिफ रफीक फरिश्ता साहब को। थैंक यू हसन। कि आज का अहम मौजू है मूंजी लगाते वक्त किस तरह अपने पानी की बचत कर सकते हैं, किस तरह हम इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं और किस तरह हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक नाम यहाँ पर आया था DSR और वो DSR जो था वो आज का नहीं बल्कि तकरीबन 10-15 साल से पाकिस्तान में महकमा ज़राअत, काला शाह काकू रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी तरवीज करता आ रहा है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई उससे बहुत ज़्यादा खुश हो। उसके बारे में जहाँ कोई 2-4 हिमायती हैं वहाँ 8-10 उसके मुखालिफ भी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये DSR, चूँकि आप भी ये करते रहे, उसको इस्तेमाल करते रहे, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि DSR जो काला शाह काकू वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया और जो आपने प्रैक्टिकल करके देखा, उन दोनों में क्या फ़र्क है कि कौन सी कमी उस मशीन में रह गई है, अगर उसको दूर कर दिया जाए तो ये लोगों के मसाइल हल हो जाए। आप सब ये DSR जो बिजाई है ये तकरीबन 10-15 साल पहले से इसका चल रहा है पाकिस्तान में और मैंने भी इसी इनोवेशन के तौर पे शुरू से ही प्रोग्रेसिव फार्मर होने की हैसियत से मैंने वो मशीन अपने रकबे पे लाया और उसके साथ मैंने काश्त किया। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 साल इसे लगाया, उसके बाद फिर मैंने फिर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं दूसरी फसल की तरफ लगा रहा था, इसलिए चावलों पर मैंने, क्योंकि पानी की खपत बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम
बच रहे थे। लेकिन अब मैंने पानी का जो हाल देख रहा हूँ, एक तो नहरी पानी भी मुयसर नहीं, और दूसरा जो हमारा ज़मीन का पानी है वो बहुत तेज़ी से मतलब कि नीचे जा रहा है। हमने इस पानी को बचाने के लिए जब से मैंने इस पे काम शुरू किया तो फिर मैंने इससे दोबारा इस पूर्व मुतालिया किया, और मुतालिया करने के बाद इसको हमने DSR को कामयाब करने के लिए, क्योंकि जब हमने ये समझा कि ये DSR जो है इससे हमारी पानी की नहीं हमारे मुल्क की इकॉनमी को बहुत बेहतर पोजीशन में ले सकता है, तो उसमें हमारे वैसे कि गिरदोनवा में इंडिया हमारा साथ बहुत आगे चल रहा है। कुछ उनके लोग काम कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं। जब इसको हम कनक की तरह बीजेंगे, DSR मशीन को, पहले जो DSR मशीन के साथ बिजाई होती थी वो जस्ट लाइक गंदम की तरह होती थी, लेकिन गंदम के तरीके से अगर हम इसको बीजेंगे तो ये आपको उतनी कामयाब नहीं होगी जितनी कि आप इस नई टेक्निक से बीजेंगे। इससे क्या है कि आपने ज़मीन को हवा मुफ्त करना है, ज़मीन की ऑक्सीजन हवा जो है ना वो बाहर निकालनी है। वो बाहर कैसे निकलेगी कि जब आप ज़मीन को पानी लगाते हैं। ये DSR तकनीक का जो हमने तरीका इस्तेमाल किया है, ये पहले हमने ज़मीन को, जैसे ज़मीन आपने कंदम उठाई है, अगर ज़मीन आपकी लेवल है तो लेज़र कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेज़र नहीं हुई तो उसे लेज़र कराना आपके फ़ायदे में रहेगा। जब हम लेज़र करा के इससे पहला पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद इसको आपने हल नहीं चलाना, हल चलाने के बजाय जब आपके टायर आपकी ज़मीन खेत में घुस रहे हों, जब आपके खेत में ट्रैक्टर का टायर चलने के काबिल हो, तो उस वक्त आप इसके ऊपर सुहागे के दोनों साइडों पे 100-100 किलो के करीब वज़न रख के उसे 6 मरतबा सुहागा मारना है। जब 6 मरतबा आप सुहागा मारेंगे तो आपकी ज़मीन की जो हवा है वो सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। जैसे कि कद्दू और पानी लगाने से भी यही काम होता है। जब आप अच्छी तरह इसकी हवा निकाल लेंगे 6 सुहागे मारने के बाद, उसके बाद आपने DSR मशीन के साथ इसे ड्रिल करना है। जब आपने ड्रिल कर लिया, ड्रिल करने के बाद आपने इसको 2 सुहागे उसके बाद लगाने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो वत्तर है वो आपका कायम रहेगा, और जो पहला पानी है इसको 21 दिन से पहले नहीं लगाना। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो इसका ज़रूरी जो है कि आपको आपकी जो पानी वाइब्रेट होता है वो नहीं होगा, इसकी नमी ज़्यादा देर तक संभाली रहेगी, और हवा मुफ्त होने की वजह से जो जड़ी बूटियाँ उनको ऑक्सीजन और वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो उगेंगी नहीं, तब तक नहीं उगेंगी जब तक आप उसे पहला पानी नहीं लगाते। जब पहला पानी लगाएंगे तो उस वक्त आपको हवा के मुफ्त खत्म हो जाएगा। जब आपने पहला पानी लगाया तो उस वक्त आपको इसके विटिसाइड का स्प्रे जो हम चोने में पानी में फ्लड करते हैं, वो जैसे ही पानी आप लगाएं तो चोने वाली विटिसाइड का स्प्रे आपने उसमें फ्लड करना है। फरिश्ता साहब, मैं खुद आपसे सीख रहा हूँ, और ये जो आपकी बातें जो आज आपने बताई हैं मेरे लिए कुछ नई भी हैं। उनमें से एक बात आपने बताई है कि जो राइस है, चावल, झोना, इसके पौधे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, गंदम के पौधे, जबकि गंदम के पौधे को ऑक्सीजन चाहिए। जब आप ये सारा सुहागा और वजन के साथ चलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़मीन से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और यही हम देखते हैं जब कद्दू किया जाता है जी। और पानी से भर देते हैं तो उसके नतीजे के अंदर जड़ी बूटियां वगैरह नहीं होती। जी। अब ये जो आपने सिस्टम बताया है, इसका मतलब ये है कि आपने जो पानी पहले लगाया था, वत्तर में आने के बाद आपने पानी को प्रिजर्व किया जी, पानी खड़ा करने की जरूरत नहीं है जी। और चूंकि आपने इसको प्रेस भी किया, हवा के बगैर हवा निकाल दी, उसके नतीजे के अंदर पौधा तो ऊपर आएगा लेकिन जड़ी बूटियां नहीं आएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद जब आप पानी लगाना शुरू करेंगे तो फिर उनको ऑक्सीजन भी मिलनी शुरू हो जाएगी और फिर जड़ी बूटियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह आपने फरमाया कि उस वक्त फिर वीडीसाइड आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इसको जब हम हवा मुक्त करेंगे तो इससे वीडीसाइड का स्प्रे करेंगे और खादें जो आप अपने हिसाब से डालते हैं उनकी एप्लीकेशन उसके साथ में DSR मशीन के साथ भी उसकी ऑप्शन होती है। आप हस्बे ज़रूरत जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल करेंगे। और जो पानी है वो पानी आपने ऐसे ही लगाना है जैसे फसल को पानी देते हैं। जैसे हम गंदम के 5 पानी में पकती है, ये 5 पानियों पे भी ये चावल पकने को तैयार हैं, क्योंकि बीच में अगर बारिश हो जाती है तो इसको पानी
का जो बचाना वो बहुत ज़रूरी है। मुल्क के पानी को बचाएंगे और इससे पैदावार भी इंशाल्लाह उससे 10 से 20% पैदावार भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्लांट की तादाद है वो इतनी ज़्यादा है, एक प्लांट की तादाद ज़्यादा, दूसरा इसका जो फासला होने की वजह से इसके अंदर एयर सर्कुलेशन है वो बेहतर है। दूसरा, जब इसके प्लांट टू प्लांट इसकी जो आपकी रॉ टू रॉ है तो आपकी सनलाइट है वो इसे बेहतर मिलती है। जैसे सनलाइट बेहतर मिलती है तो 98% कोई भी पौधा हवा और उससे सनलाइट से लेता है। इससे आपकी इंशाल्लाह प्रोडक्शन भी बेहतर होगी और आपकी जो बीमारी है उसका ये जो ख़ास तौर पे जो हमारी कॉटन बेल्ट लगती है उसमें जो हमारे कीड़े पतंगे पैदा होते हैं उनको इससे भी बहुत, क्योंकि कीड़ा पतंगा जब जहाँ हम जो ना लगाएंगे वहाँ नमी होगी तो कीड़ा बहुत ज़्यादा फले फूलेगा। और जब उसको खुशक माहौल में, जैसे आपने गंदम की तरह पानी, अगर गंदम की तरह पानी लगाए, आपके नीचे ज़मीन के अंदर नमी महफूज है, पौधे की जड़ें नमी में हैं, नमी ऊपर आपको खुशक भी लगता है तो उससे फिक्र ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें, जब आपकी फसल गोब पे आए और उस वक्त आपने 2-3 पानी हेठ ऊपर नीचे लगाने, गिल्ले वत्तर आपने गोब की हालत में जब आपका पौधा हो तो गिल्ले वत्तर उसे पानी लगाना ताकि आप ज़्यादा नमी हो, ताकि जो दूधिया हालत में जब चावल हो तो उस वक्त आपने इसका पानी जो 1-2 एक्स्ट्रा रखने हैं। तामीन, एक बड़ी प्यारी बात अभी फरिश्ता साहब ने कही है। ये 60s और 70s में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो था मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, और उनकी ड्यूटी ये थी कि शहरों में और देहात में जहाँ जहाँ पानी के पॉन्ड्स भरे हुए हों, पानी खड़ा हुआ हो, वो वहाँ मेलाथियान का स्प्रे करते थे। और उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि उनका ये कहना था कि ये सारे मच्छर ये ऐसी जगहों पर परवरिश पाते हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ हो। अब जो मुझे बात फरिश्ता साहब की समझ में आई है वो ये है कि अगर आप इस तरीके से पानी देंगे जो हम ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर हम पानी देते हैं, जहाँ पानी मुसलसल खड़ा रहता है, इसका मतलब ये है कि हम माहौल को इस सेंस में ख़राब कर रहे हैं कि वहाँ पर मच्छर भी पैदा होंगे, पतंगे भी पैदा होंगे, दूसरे कीड़े भी पैदा होंगे, और दाएं बाएं अगर कपास की फसल लगी होगी तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा आपकी फसल को बर्बाद करने का। तो लिहाजा जहां आप पानी की बचत कर रहे हैं और आप अपनी पैदावार को ख़राब नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप वहां के माहौल को भी ठीक कर रहे हैं। मतलब कि इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना, जब हम पानी कर देते हैं और उसमें DAP, यूरिया खादें, दूसरी चीज़ें, स्प्रे, फंगीसाइड और ख़ास तौर पे दानेदार जो भी चीज़ें इस चावलों पे फेंकते हैं, जो जुल्म कर रहे हैं। मैं तो ऑर्गेनिक का बंदा हूँ, मैं तो इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करता, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के पानी बचाने के लिए ये मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता मेरे फार्मर हजरात इस तरह करें। और जो मीथेन गैस पैदा होती है वो धुएँ से ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आपका ये चावल चूना वगैरह जिस इलाके में लग रहा हो उन दिनों में हबस, AC के अलावा बंदे को सुकून नहीं होता। हबस इतनी ज़्यादा होती है, वो हबस नहीं होती असल में, जो गिरदोनवा में चारों तरफ आपके जोना लगा हुआ है और उसकी जो मीथेन गैस है वो हवा में पोल्यूशन पैदा कर दे। चूँकि वो नज़र नहीं आती इसलिए उस पर किसी की नज़र नहीं है। हमें उसको कंट्रोल करना, जब हम एक मीथेन गैस को करने के साथ साथ ये हमारा कीड़े पतंगों का भी बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल इंशाल्लाह मिलेगा। जी, ये बहुत प्यारी बात आपने कही है। आम किसान को इस बात का नहीं पता कि इतना ज़्यादा हवस क्यों होता है। वो यही समझता है कि हवा रुक गई, हवा रुकने को वो समझता है कि हवस हो गया। लेकिन आपकी बात से पता चलता है कि चूँकि पानी लगा हुआ है और उसके अंदर खड़े पानी के अंदर मीथेन गैस पैदा होती है और उसके नतीजे में दाएं बाएं का माहौल ख़राब होता है जी। लेकिन मुझे एक बात आपकी ज़्यादा इसके अंदर जो मैं चाहूँगा आपसे पूछना, और वो ये पूछना चाहूँगा कि आपने फरमाया है कि 4-5 पानी जिस तरह आप गंदम के अंदर लगाते हैं उसी तरीके से आपने इसके अंदर लगाने हैं, सिवाय गोब की हालत के अंदर आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, लेकिन उसके अंदर भी पानी खड़ा नहीं होने देना। नहीं, खड़ा नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल कि ये सारा कुछ करने के बाद कितने % आपका ख्याल है कि जो हम रिवायती तौर पर चावल उगा रहे हैं
कितने % पानी बच जाएगा? इसमें हाफिज साहब आपका पानी नहीं बचेगा, इसमें आपका डीजल बचेगा। पहले कि आपने कोई ज़मीन को उसकी वाई नहीं करनी, वैसे ही उसे आपने प्लेन को फ्लड करना है, पानी फ्लड करके ऊपर से आपने सुहागे ही मारने हैं। इस पे आपकी ज़मीन की तैयारी पे खर्चा कम होगा। दूसरे नंबर पे आज जो पिछले साल 7 से 8 हज़ार रुपये लेबर चल रही थी, और लेबर इस वर्ष 7-8 हज़ार रुपये मुझे नहीं नज़र आता कि लेबर आपको मिले। एक तो गर्मी की शिद्दत में लेबर नहीं मिलती और उसके अपने रेट होते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारी सिर्फ 5 या 6 दिन अगर ट्रांसप्लांटेशन लेट हो जाती है, इसे मतलब कि आपको बेहतर है कि 20 से 25 दिन के अंदर आपकी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। जितनी जैसे ही लेट होती है तो इसकी ये ट्रिलिंग स्टेज पे चला जाता है, जबकि ये आपका पौधा जो आपकी डायरेक्ट सोइंग है, इसकी आपको स्टेज को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ना पौधा डिस्टर्ब होता है। और कुदरत ने कभी किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया। ये अपनी जगह पे रहने की वजह से इसकी जड़ें मजबूत, इसका माहौल मजबूत, ये सेहतमंद चावल अपनी मजबूत बॉडी के साथ जब ये अपनी प्रोडक्शन में आएगा तो इंशाल्लाह ये कम से कम 10 से 20% तक भी आप इसकी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और आपका डीजल बचेगा, आपका पानी बचेगा। और पानी रूटीन में देना है जैसे फसल को देना है। ये मत भूलें कि ज़मीन खुशक हो गई, खुशक नहीं हुई, उससे आप मत घबराएं। चिट्टा पत्थर भी मतलब हो गया, आप उससे मत घबराएं, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर नमी है और आपकी जो जड़ें हैं वो आपकी नमी के अंदर है। जितना आप पानी दूर जाएगा ना, उतनी आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जड़ें मजबूत होंगी, तना मजबूत होगा, तना मजबूत होगा, उसकी ट्रिलिंग ज़्यादा होगी। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह पहले इसलिए लगाए हैं कि मेरे पाकिस्तान में बिजाई शुरू होने, मेरे पाकिस्तान का पानी बचे। हम पाकिस्तान की खैर चाहते हैं। पाकिस्तान की खैर के अलावा मेरा मकसद 2 एकड़ मैंने मॉडल लगाया। असल मैंने बिजाई अपनी जो करनी है वो जून के दूसरे हफ्ते में मैंने इसकी स्विंग करनी है, ताकि जब तक ये मेरे चावल, जितना आप टाइम का अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे तो उससे भी पानी की बचत का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा, जब आप कोई भी फसल है उसके अपने वक़्त पे लगाएंगे और उसको उसके वक़्त पे उसके पकने का माहौल होगा तो उसकी पैदावार, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जी, ये आपने तो बहुत प्यारी बात कही है। वो कहते हैं कि वेले दी नमाज कवेले दिया टकरा। जी। और मेरी अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़ ये है कि अगर मैंने 5 तारीख को कोई फसल लगानी है और वो उसका ऑप्टिमम टाइम है लगाने का, जी, तो 7 को, 8 को और 6 को वो पैदावार नहीं आएगी जो 5 तारीख को आएगी। जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ट्रांसप्लांटिंग से बच गए, जी, जी, क्योंकि पौधे को आपने एक जगह से उखाड़ा है, उसके बाद दूसरी जगह पर लगाया है, उसके ऊपर स्ट्रेस तो आएगा ना, आप उस स्ट्रेस से भी बच गए। और उसके नतीजे के अंदर आपने सिर्फ ये चेक करना है, ऊपर शक्ल देखकर आपने फैसला नहीं करना, बल्कि ज़मीन में देखना है कि आपकी जो बात से मैं समझा हूँ वो ये है कि आपको पौधे को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं चाहिए। वो जो हमारे जो रिवायात के अंदर पानी है कि पानी पूरा खड़ा हुआ हो, वो नहीं चाहिए, बल्कि उतनी नमी चाहिए जो पौधे के लिए काफ़ी हो। लिहाजा इस तरीके से आप पानी की बचत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पैदावार भी ज़्यादा होगी। छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। ये जो चावल है ना, जस्ट लाइक मेंढक है, ये पानी के अंदर भी घुसेगा तो मज़े से रहेगा, जब पानी के बाहर भी होगा तो ये मज़े से रहेगा। इसमें इस क्रॉप की ये इसमें कुदरती तौर पर ये पानी को बुरा नहीं मनाता। तो जो पानी को बुरा ना मनाने की वजह से हमने ये समझ लिया कि ये पानी की फसल है, पानी के बगैर ये चूना होता ही नहीं। आजकल के हमारे दिमागों ये पानी, जब ये हमारी टेक्निक कब से इंट्रोड्यूस हुई है, मैं आई डोंट नो कब से ये चल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो वीटीसाइड का कोई इस्तेमाल नहीं था, लोगों ने पानी भर के इसलिए लगाते थे कि इसके में वीटीसाइड ना हो, अगर वीटीसाइड होंगे तो हमारी प्रोडक्शन कम होगी। तो उनको उसके हल के तौर पे, जब वीटीसाइड पाकिस्तान में हमारे इलाके में नहीं था, तो उन्होंने देखा कि पानी भर दो तो आपकी वीटीसाइड नहीं होगी। तो उस वजह से इन्होंने मतलब कि इस चीज़ को किया। जज़ाकल्लाह। आप फरिश्ता साहब, आपने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का वक्त याद दिला दिया
कि वो हमसे भी जब ये कद्दू के बारे में पूछा जाता था तो बताया ही जाता था, एक तो ये ज़मीन को जो है टाइट कर देता है, जिसका मतलब ये है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कद्दू करने से जड़ी बूटियों का ख़ात्मा हो जाएगा। अब असल उस ज़माने के अंदर वीडिसाइड नहीं थी जी। एक ज़माने में एक लफ्ज़ था, जितनी गोडी उतनी डोडी, ये कपास के बारे में था। जी आज ये अल्फाज कहीं नहीं सुनते, जी जी इसलिए कि उस ज़माने में वीडिसाइड्स नहीं थी। आजकल बेहतरीन वीडिसाइड हैं जो कपास को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। इससे ना सिर्फ आपकी जो डेड सीडिंग से आपकी 15 से 20 दिन बुझाई जो है ना, मतलब कि फसल पकने में 15 से 20 दिन आपका टाइम भी बचता है। जब टाइम बचता है तो मैं अपने काश्तकार भाइयों से खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी अगली फसल के चक्कर में अपनी असल फसल को बर्बाद ना करें, कि अपने टाइम के मुताबिक इसे एडजस्ट ना करें, कहीं आगे ले जाएं कि मैंने आलू लगाने इसलिए मुझे पहले लगानी है। अगर ऐसे ही करना है तो उसकी जगह से आप कोई और क्रॉप करें, ताकि आपकी प्रोडक्शन, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको प्रोडक्शन आती है तो प्रोडक्शन तभी आता में आएगी जब आप उसके वक्त बुझाई का समय सबसे सही होगा। जज़ाकल्लाह थैंक यू वेरी मच जी। सामीन, आपने फरिश्ता साहब की सारी बात सुनी है, उसकी रीज़न भी, साइंटिफिक रीज़न भी इन्होंने बताई है कि DSR वो ड्रिल मशीन जो चावलों के लिए है, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा क्या है और उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है, और इस दोनों के नतीजे के अंदर आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगी, आपका पानी भी बचेगा और आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।